नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और सबसे पहले बात आरजेडी की। जी हां, खरमास के बाद क्या आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है? ये सवाल नालंदा के राजगीर से निकलकर पटना के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बिहार की अगर बात करें तो बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने राजगीर में आयोजित बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन आरजेडी को चेतावनी देते हुए कहा कि खरमास के बाद आरजेडी वाले अपनी पार्टी बचा सकते हैं तो बचा लें। वहीं प्रशिक्षण शिविर के दौरान बीजेपी नेताओं ने एनडीए की एकजुटता का दावा किया। आरजेडी के नेता तरह तरह के बयान देते रहते हैं। मैं उनको इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, हम तो इसलिए चुप थे कि खरमास चल रहा है, संक्रांति आ गई है, आरजेडी को बचा ले, बाकी सारी चीजें बिहार में हम ठीक कर लें। चुनाव नतीजों के करीब 60 दिनों बाद राजगीर में आयोजित बीजेपी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव का यह बयान है। आरजेडी को बचा ले, बाकी सारी चीजें बिहार में हम ठीक कर लें। भूपेंद्र यादव के दावे के मुताबिक आरजेडी में खरमास के बाद बड़ी टूट होने वाली है। आरजेडी के नेता तरह तरह के बयान देते रहते हैं। मैं उनको इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, हम तो इसलिए चुप थे कि खरमास चल रहा है, संक्रांति आ गई है, आरजेडी को बचा ले, बाकी सारी चीजें बिहार में हम ठीक कर लें। साफ है, प्रशिक्षण शिविर के बहाने जहां बीजेपी ने खरमास के बाद आरजेडी में टूट की चेतावनी दे दी, तो एक सुर में एनडीए की एकजुटता का दावा भी कर दिया। जिन दलों को बिहार की जनता ने अपना समर्थन दिया है, आने वाले 5 साल में नीतीश जी के नेतृत्व में हम बिहार के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम और वीआईपी पूरे तौर से एकजुट होकर 5 वर्ष अच्छे से पार्टी चलाएगी। राजगीर में बीजेपी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी ने जहां कार्यकर्ताओं को सियासी मंत्र दिया, वहीं विरोधियों को जमकर निशाने पर भी लिया। नालंदा से अभिषेक के साथ साकेत, न्यूज़ 18। तो वहीं बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव के बयान पर आरजेडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि खरमास के बाद एनडीए की सरकार जाने वाली है। उन्होंने आरजेडी जब चाहे सरकार को गिरा सकती है, यहां तक कह दिया। बीजेपी के इस गिदड़ भपकी से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग चाह लेंगे तो खरमास में ही खेल कर देंगे, बीजेपी तहस नहस हो जाएगी। खरमास के बाद सरकार बचने वाली है नहीं, तो सरकार को जाता हुआ देख बीजेपी छटपटा रही है। महागठबंधन की बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया। तेजस्वी ने कहा कि अगर बिहार विधानसभा का सत्र छोटा होता है तो सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ रेणु कुशवाहा के आवास का घेराव किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि बजट सत्र के लिए सभी दलों की बैठक बुलानी चाहिए। वहीं किसानों और बेरोजगारी के मुद्दे पर 30 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। लोगों का आपसी तालमेल, कोऑर्डिनेशन, साझा कार्यक्रम बढ़िया ढंग से हम लोगों का चलता रहे, इसको लेकर के सभी महागठबंधन के पार्टियों की हम लोगों की बैठक थी। और 30 तारीख को हम लोगों का जो मानव श्रृंखला है, इसकी तैयारी को लेकर के हम लोग जो है पंचायत स्तर तक हम लोग सब लोग ह्यूमन चेन और मानव श्रृंखला बनाए। विधानसभा सत्र अगर परंपरागत तरीके से नहीं चलेगी तो हम लोग विधानसभा का बॉयकॉट करेंगे और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। जब तक सत्र चलेगा, 3-4 दिन की बात कही जा रही है, लेकिन परंपरागत तरीके से चले तो ठीक है। अगर परंपरागत तरीके से बजट सत्र नहीं चलेगा तो मुख्यमंत्री आवास का और उप मुख्यमंत्री आवास का सभी महागठबंधन के लोग और जो जनता जनार्दन है, जिनकी समस्या हम लोगों को उठानी थी, जो परेशान हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, वो सब लोग मिलकर के जो नौजवानों को, गांवों को बेरोजगार बनाना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम सब लोग जो है घेराव करने का काम करेंगे।
पूर्व विधायक उमेश कुशवाहा को जेडीयू का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद पार्टी ने उमेश कुशवाहा को जिम्मेदारी सौंपी है। जनता दल यूनाइटेड में बदलाव का दौर जारी है। पार्टी नेता उमेश सिंह कुशवाहा को जेडीयू में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व विधायक उमेश कुशवाहा को जेडीयू का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने स्वास्थ्य कारणों से प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा जताई थी, जिसे पार्टी ने स्वीकार किया। राज्य परिषद की बैठक के दूसरे दिन वशिष्ठ नारायण सिंह ने उमेश सिंह कुशवाहा का नाम प्रस्तावित किया, जिसका बैठक में शामिल सभी नेताओं ने समर्थन किया। प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ बाबू के प्रस्ताव को राज्य परिषद ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया और आज से श्री उमेश कुशवाहा जी पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हैं। उमेश सिंह कुशवाहा 1990 से राजनीति में सक्रिय हैं, जो 2015 में पहली बार विधायक बने। 2015 में बीजेपी के अच्युतानंद को हराकर महनार सीट से जीत दर्ज की, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में एलजेपी की वजह से इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। पार्टी के नेता लोग ने जो हमें नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जवाबदेही दिया, उस जवाबदेही को सफलतापूर्वक निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद जनता दल यूनाइटेड अपने पुराने समीकरण लव कुश को मजबूत करने में जुट गया है। इसी के तहत पहले आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और अब कुशवाहा जाति के उमेश सिंह कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उमेश सिंह कुशवाहा पर सबको साथ लेकर चलने और पार्टी को मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी है। न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष बनने पर उमेश कुशवाहा को बधाई दी है। बने उनको बहुत बहुत हम बधाई देना चाहेंगे और निश्चित रूप से ये जदयू का उनका जो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया, तो उनको अभिनंदन, बधाई, शुभकामनाएं ये हम व्यक्त करते हैं। आरजेडी ने तो जेडीयू के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब उनकी पार्टी का असर दिखने लगा है। वहीं भूपेंद्र यादव के बयान पर कुशवाहा ने कहा कि अभी बिहार में कोई पार्टी नहीं टूटने वाली है, सब सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का असर अब और जगह भी तेजी से दिखना शुरू हो गया है, इस निर्णय का यह अर्थ है। फिलहाल चाहे कभी आरजेडी की ओर से बयान आ रहा है कि जेडीयू टूटेगा, उनके लोग संपर्क में हैं, बीजेपी के लोग उनके बारे में कह रहे हैं, कोई और पार्टी किसी के बारे में कह रही है। कुछ भी नहीं होने वाला है। तत्काल कोई पार्टी उस लेवल पर नहीं टूटने वाली है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, मजबूत है। उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि वोट के लिए बंगाल को बर्बाद किया जा रहा है और एक खास तबके को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गिरिराज सिंह बेगूसराय के रजौरा में पशु नस्ल सुधार सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। ममता बनर्जी के रहते बंगाल में सारे वो संगठन फल फूल रहे हैं, चाहे वो अलकायदा जैसा संगठन हो, चाहे रोहिंग्या के दूसरे रूप हों, और जिस राज्य में वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हो मेरे रहते कोई घुसपैठिए को नहीं हटाएगा, और उस राज्य में आज केवल अगर वहाँ प्रोत्साहन मिल रहा है तो एक वर्ग को मिल रहा है। बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह 3 दिवसीय दौरे पर जमशेदपुर पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। साथ ही आने वाले कुछ सालों में 20 लाख रोजगार देने का भी दावा किया। उन्होंने कहा कि कुछ महीने में बिहार सरकार 9 चीनी मिलों को खोलने जा रही है। से भी
औद्योगिक दृष्टि से भी लघु उद्योगों का ही हमारे यहाँ गुंजाइश है, तो उन छोटे छोटे उद्योग समूहों को विकसित करने में, स्थापित करने में हम लगे हुए हैं और उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ वर्षों में हम 20 लाख रोजगार पैदा करने वाले हैं। दरभंगा एयरपोर्ट से देश के अन्य शहरों में सफर करने वालों के लिए आज बेहद खास दिन है। दरभंगा से यात्री अब अहमदाबाद के लिए भी सीधी उड़ान भर सकते हैं। ये बड़ी खबर दरभंगा एयरपोर्ट के यात्रियों के लिए खुशखबरी, जहां से अब वो अन्य शहरों की तरफ भी रुख कर सकते हैं। आज से 8 नए फ्लाइट्स की शुरुआत होगी और दरभंगा एयरपोर्ट से 8 सीधी उड़ान सेवा जो है आज से शुरू होने जा रही है। उनमें अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे के लिए विमान सेवा की शुरुआत हो रही है। दरभंगा एयरपोर्ट के यात्रियों के लिए खुशखबरी का दिन ये, आज से 8 नए डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत हो रही है और अभी तक यहां से सिर्फ दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए फ्लाइट्स की सुविधा हासिल थी लोगों को, लेकिन आज से यहां से आप हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद की उड़ान भी सीधी ले पाएंगे। खबरों की माने तो दरभंगा एयरपोर्ट पर अहमदाबाद से पहली फ्लाइट 12:15 पर लैंड करने वाली है। इसके अलावा दरभंगा एयरपोर्ट से अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए 12:45 का वक्त है जब विमान उड़ान भरेगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 3 महीने के अंदर 70,000 से अधिक यात्री यहां से उड़ान भर चुके हैं। केवल दिसंबर 2020 की अगर बात करें तो 158 फ्लाइट्स ने उड़ान भरी और कुल 26,318 पैसेंजर ने अब तक सफर किया है। नेपाल के बीरगंज से अगवा 2 नाबालिग छात्रों को पटना पुलिस ने बरामद कर लिया। ये दोनों छात्रों को शनिवार की सुबह बीरगंज में नशीला पदार्थ सुंघाकर अगवा कर लिया गया था। एक बच्चे के पिता जहां होटल संचालक हैं, वहीं दूसरे के पिता निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। दोनों का अपहरण तब किया गया जब दोनों कोचिंग के लिए जा रहे थे। रविवार की शाम दोनों बच्चे पिकअप वैन से मीठापुर अंतर्राष्ट्रीय बस पड़ाव के पास कूद गए और भागकर जक्कनपुर थाने की पेट्रोलिंग पार्टी के पास पहुंचे, जहां से पुलिस ने बीरगंज पुलिस को संपर्क किया और उनके रिश्तेदारों को खबर दी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और पिकअप वैन का पता लगाया जा रहा है जिसके बच्चों को अगवा किया गया था। तस्वीरें आपके सामने, इन बच्चों को अगवा किया गया, लेकिन दोनों बच्चों ने हिम्मत दिखाई, सूझबूझ का परिचय दिया और देखिए पिकअप वैन से कूदकर ये जक्कनपुर थाना पुलिस के पास पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों तक संपर्क किया है। बच्चों की माने तो 4 की संख्या अपहरणकर्ताओं की थी जिन्होंने इन्हें अगवा किया और इस मामले में दोनों बच्चों के परिजनों को फिरौती के लिए अब तक कोई कॉल नहीं आई थी। अच्छा बोला कि फुआ देखो हम लोग खेल रहे थे, ट्यूशन पढ़े और बैडमिंटन खेल रहे थे, पीछे से कोई गाड़ी आया था, पीछे से रुमाल में कुछ डाल के सुगा दिया। हम लोग को पता नहीं लगा। फुआ आए तो पटना में थे, अब कैसे निकले वो बोला कि मतलब कि थोड़ा बहुत होश आ गया तो उन लोग 3-4 गो था, उसको खाने गया तो उसी में ये लोग भाग के आ गया थाने पे। हमारा जो बिहार पुलिस जो कहते हैं कि आज पूरा बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 मेरा बिहार पुलिस है। जक्कनपुर थाना बहुत मीठापुर जक्कनपुर थाना के पास पेट्रोलिंग पार्टी थे, जो मेरा बिहार पुलिस शेर पेट्रोलिंग कर रहे थे। बच्चा के थोड़ा भेदभाव हुआ, जक्कन पुलिस पकड़ के अनिल कुमार सिंह इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर थे, सब पकड़ के उन्होंने रखा, गोरखा समाज को खबर दिए। कटिहार में सरकारी कार्यालयों बिचौलियों की वजह से यहां पर ये बर्बादी भी इनके लिए एक दंश भी है, क्योंकि इन कार्यालयों पर बिचौलिए जो हैं वो हावी नजर आते हैं। ताजा मामला कोढ़ा प्रखंड का है, जहां फुलवरिया तहसील कार्यालय स्थानीय वार्ड पार्षद एक शख्स को कार्यालय को देखिए, ये शख्स जो है उसे कार्यालय से धक्के मारकर निकाला जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आरोपी है कि अरविंद नाम का शख्स, जो इस शख्स का नाम बताया जा रहा है, और बिचौलिए के रूप में ये दलाली का काम करता है। लोगों से अवैध तरीके से वसूली की जाती है। तस्वीरों में आप इस शख्स को देख सकते हैं। अवैध वसूली के इस धंधे में ये शख्स शामिल है
और कैसे वार्ड पार्षद जो हैं वो इस शख्स को धक्के मारकर इस सरकारी कार्यालय से बाहर निकाल रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बिहार में धान खरीद की समय सीमा अब कम कर दी गई है, जिससे किसानों की समस्या बढ़ गई है। पहले ये जो तारीख थी वो 31 मार्च तक धान खरीद को तय की गई थी कि 31 मार्च तक धान खरीद की जा सकती है, लेकिन अब इसे घटाते हुए कम किया जाता हुआ 31 जनवरी कर दिया गया है। किसानों का ये कहना है कि अब उनके सामने ज्यादा विकट परिस्थिति है, ज्यादा परेशानियां सामने खड़ी हैं। धान खरीदारी की समय सीमा जो है वो राज्य सरकार ने 31 मार्च से घटाकर 31 जनवरी तक निर्धारित कर दिया और इसके कारण से किसानों को खासी परेशानी हो रही है। हम इस वक्त पहुंचे हैं, ये जो है लक का इलाका है नवलपुर का, और यहाँ पे जो किसान है वो कितना परेशान है हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम हुआ आपका? दिवाकर शर्मा जी। दिवाकर शर्मा। दिवाकर जी, ये बताइएगा कि सरकार ने जो समय निर्धारित था 31 मार्च वो घटाया, अब धान 31 जनवरी तक ही खरीदी होगी, कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? इसमें परेशानी बहुत ज़्यादा है। जैसे हर जो धान बेचने के लिए जो आइटम चाहिए, जैसे बोरा हुआ, वो महंगा मिल रहा है। हम लोग 28 रुपये बोरा खरीद रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल से इसका 12 या 15 रेट होना चाहिए था, वो मतलब 28 रुपये लेके आ रहे हैं और उस पर भी नहीं मिल रहा है। लेबर कॉस्ट महंगा हो गया है जल्दी जल्दी में, और इससे समस्या पैदा हो रहा है कि मतलब लेबर भी ज़्यादा कॉस्ट मांग रहा है। धान महंगा तो रहेगा तब ना किसान जिएगा सर। हाँ, सस्ता हो जाएगा तो किसान तो मर जाएगा। सब कुछ कॉस्टली ही है, लेबर से लेके धान पीटने वाला मशीन भी है, कॉस्टली है। यही है, किसान को कष्ट होगा। तमाम किसान हैं, ये बता रहे हैं कि जो सरकार ने समय सीमा जो घटाया है उसके कारण से खासी परेशानी आ रही है। कई चीज़ जो है वो महंगे, मजदूर से लेकर के जो धान जिस बोरे में रखा जाता है वो भी महंगा है। उसके अलावा जो एक सबसे अहम बात है कि टैक्स तक ये धान लेकर के जाना है, तो जो गाड़ी है वो भी जो है महंगा, इनको भाड़ा देना पड़ेगा। तो कई चीज़ें हैं जिसके कारण से ये परेशान है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुंगेर में पैक्स में धान जमा करने के बाद पैसे के लिए किसानों को कोऑपरेटिव बैंक का चक्कर लगाना पड़ रहा है। किसानों का ये कहना है कि करीब 1 महीने से बैंक के वो चक्कर लगा रहे हैं और हर दिन कोई ना कोई नया बहाना बनाकर उन्हें वापस लौटा दिया जाता है, जिससे अगली फसल लगाने में उन्हें परेशानी हो रही है। वहीं एसटीओ ने कहा कि किसानों के पीपीए का टाइम एक्सपायर हो चुका था, जिस वजह से ये देरी हो रही है और जल्द ही पेमेंट कर दिया जाएगा। उसी दिन से चक्कर काट रहे हैं। किस पंचायत के किसान है? खैरा से। कितना तारीख को जमा किए धान? 11 तारीख के डेट में किए हैं। बैंक वाले क्या कह रहे हैं? बैंक कर्मचारी बैंक वाले बोल रहे हैं कि भेज दिए हैं, अभी तक तो कहाँ आया। बैंक वाले बोल रहे हैं कर देंगे, कल कर देंगे, एक भी दिन नहीं कर रहा है, रोज दौड़ा रहा है, आज 10 दिन से दौड़ रहे हैं। किस पंचायत के किसान हैं? खैरा पंचायत के। इसके पीछे कारण कि हम लोग आरटीजीएस कर दिए थे, लेकिन वहाँ बैलेंस नहीं रहने के कारण रिटर्न हो गया। कहाँ बैलेंस नहीं रहता है? और तुम्हारे खत्म हो गया था बैलेंस इत्तेफाक से। हम लोग तो सरकार का गाइडलाइन, एक दिन भी छुट्टी में नहीं जाते हैं, काम करने के लिए 10 बजे से यहाँ हाजिर रहते हैं। पेंडिंग नहीं है हमारे पास। कई दिनों से, लगभग 27 दिनों से उनको पेमेंट नहीं मिला, जबकि उन्होंने धान अपने पैक्स गोदाम में जमा कर दिया। इसको लेकर सर क्या परेशानी है, उसके बारे में बताएं। इस संबंध में हमें जानकारी मिली, आपके माध्यम से ही जानकारी मिली, और मैंने एमडी कोऑपरेटिव से बात किया। उनके द्वारा बताया गया कि जो पीपीए का जो टाइम स्लॉट होता है वो एक्सपायर कर गया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से। उसके बाद उसकी व्यवस्था उन लोगों ने किया पीपीए को रिन्यू करके, और फिर वो पेमेंट के लिए 1 से 2 दिन के अंदर